शुरुआत में हम हरीम और उसकी सहकर्मी बोंगगिल से मिलते हैं जो कहीं यात्रा कर रहे हैं। हरीम एक जादूगर है जो पुजारिन की तरह है और उसे आत्माओं और हीलिंग का अच्छा ज्ञान है। वे एक अमीर कोरियाई परिवार से मिल रहे हैं जिसका नवजात बेटा कुछ परेशानी में है। बच्चा जन्म से ही रो रहा है और अब उसे दवाइयों की मदद से सुला दिया गया है। हरीम सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है और बोंगगिल प्रार्थना करता है और हरीम कुछ नोटिस करती है। वह माँ को बुलाती है और उसे बताती है कि बच्चे के पिता और दादा भी इससे पीड़ित हैं। वह पिता से मिलने का फैसला करती है और हमें बताती है कि भूत, शैतान और राक्षस हमेशा मानव दुनिया में घुसने की कोशिश करते हैं। वे मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं और यहाँ आने के लिए चालें चलते हैं और हरीम उनसे पीड़ित लोगों की मदद करती है। वह पिता पार्क से मिलती है और वह कहता है कि जब भी वह अपनी आंख बंद करता है तो वह चिल्लाता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका गला घोंट रहा है। वह कहता है कि उसके बड़े भाई की भी मानसिक समस्याओं से मृत्यु हो गई और हरीम ने देखा कि पार्क के पिता चिल्ला रहे हैं। वह कहती है कि परिवार में सबसे बड़े बेटों के साथ ऐसा होता है और जब वह घर में दाखिल हुई तो उसे पार्क के दादा की परछाई दिखी। वह कहती है कि दादाजी अपनी कब्र में असहज महसूस कर रहे हैं और इस बारे में उनसे शिकायत कर रहे हैं। उसे कुछ कब्र विशेषज्ञों को बुलाने की जरूरत है और कहती है कि यह महंगा होगा लेकिन यह जरूरी है। इसके बाद हम किम और गुएन से मिलते हैं जो कब्रों को खोलकर उनका अध्ययन करते हैं और परिवार को मृतकों को दफनाने के लिए सही जगह बताते हैं। उन्होंने हाल ही में एक सैनिक की मां की कब्र खोली जो उनके सपनों में दिखाई देती रही है। किम कंकाल की जांच करती है और कहता है कि उसमें डेंजर नहीं है और एक छोटा लड़का कहता है कि उसने उन्हें रखा था। लड़का कहता है कि उसने डेंजर अपनी दादी को याद रखने के लिए रखा था लेकिन किम कहता है कि इससे उसे असहजता होती है। वह उन्हें वापस चाहती है और इसलिए उनके सपनों में आती है और किम ने मामले को सुलझा लिया है। किम एक जियोमैंसर है जो परिवारों को सही दफनाने की जगह खोजने में मदद करता है ताकि मृतक शांतिपूर्ण और खुश रहें। वह फेंग शुई विशेषज्ञ है और रात में वह हारिम और बोंगगिल से मिलता है और वे बच्चे के मामले पर चर्चा करते हैं। हारिम और किम ने पहले भी साथ काम किया है और वह उसे बताती है कि उसे एक अमीर ग्राहक मिल गया है। वह उन्हें बताती है कि उसे लगता है कि किसी ने दादाजी की कब्र को खराब कर दिया है और वह खुश नहीं है। पार्क की मां उसे बताता है कि दादा के पिता की कब्र 100 साल से ज्यादा है और उसकी मौसी इस बात से सहमत नहीं होगी। पार्क कहता है कि वह परिवार का मुखिया है और देखता है कि बच्चा बेचैन है और लगातार रो रहा है। किम कब्र की जांच करने के लिए निकलता है और उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली है। वह एक अमीर ग्राहक पाकर खुश है और अपनी कार में पार्क से मिलता है और उससे अपने दादा के बारे में सवाल पूछता है। पार्क उसे जानकारी बताता है और कहता है कि ताबूत को खोले बिना ही दाह संस्कार किया जाना चाहिए और उसके दादा के बारे में जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए। पार्क कहता है कि वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध सिर्फ अपने बेटे के लिए ऐसा कर रहा है और चाहता है कि यह जल्दी से जल्दी हो। किम कहता है कि पुरानी कब्रों को खोलने के बारे में जिला कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए और वह अंततः सहमत हो जाता है। कब्र की ओर जाते समय किम ने एक साइन बोर्ड देखा जो पास के मंदिर को दिखाता है और वे कब्रिस्तान पर पहुंचते हैं। वे कब्र की ओर चलते हैं जो एक पहाड़ की चोटी पर है जिसे किम और अन्य लोग कब्र के लिए एक अजीब जगह मानते हैं। किम को लगता है कि यह एक शुभ स्थान नहीं है और वे पहाड़ पर कुछ लोमड़ियों को भी देखते हैं। वे उस कब्र पर पहुंचते हैं जो वहां अकेली है और किम उस जगह की ऊर्जा की जांच करने के लिए मिट्टी का स्वाद चखता है। किम ने देखा कि कब्र पर कोई नाम नहीं है लेकिन उस पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और पार्क से पूछा कि दफनाने के लिए इस जगह का सुझाव किसने दिया। पार्क ने कहा कि गिसुने नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध मोंक ने उन्हें इस जगह का उपयोग करने के लिए कहा था क्योंकि उनके दादा युद्ध में एक नायक थे। किम को कब्र बहुत ही सादी लगी और पार्क ने कहा कि उन दिनों कई लोग कब्रों को लूटते थे। किम को लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसने पार्क से कहा कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा और वहां से चला गया। हरिम और अन्य लोग उससे पूछते हैं कि क्या गड़बड़ है और किम ने कहा कि कब्र खोदने के अपने 40 वर्षों में उसने ऐसा कुछ नहीं देखा।
उसे लगा कि यह जगह बहुत ही अशुभ है और अगर वे गलत कब्र खोदते हैं तो हर कोई मर सकता है। वह कहता है कि कब्र के पास लोमड़ियों का मिलना अच्छा संकेत नहीं है और रात में पार्क उन्हें अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है। वह कहता है कि उसने अपने बेटे को कई दिनों पहले मुस्कुराते हुए देखा था और 2 मिसकैरेज के बाद उसे जन्म दिया था और उसे बचाने के लिए कहता है। किम ने कहा कि कब्र पर संख्याएं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं और उसने मोंग किसुने के बारे में कभी नहीं सुना। मोंग ने विशेष रूप से फैसला किया दफनाने के लिए जगह का उपयोग करें और पार्क से पूछें कि क्या वह कुछ छिपा रहा है। पार्क कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और हरीम सुझाव देती है कि उन्हें नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए एक रिचुअल करना चाहिए। वह कहती है कि वे पहले रिचुअल करेंगे और फिर कब्र खोदेंगे और उसने अतीत में यह रिचुअल किया है। वह सुझाव देती है कि अगर पार्क सहमत नहीं होता है तो वह किम की जगह किसी अन्य जियोमैंसर को रख सकता है और किम सहमत हो जाता है। अगले दिन वे रिचुअल की तैयारी करते हैं जहां वे चीनी संस्कृति के अनुसार सुअर के वर्ष में पैदा हुए 5 किसानों और 5 मृत सुअरों को लाते हैं। पार्क की चाची रिचुअल के लिए आई है और हरीम समारोह शुरू करती है और अन्य लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वह नृत्य करती है और अपने चेहरे पर थोड़ा खून लगाती है और सुअरों को काटती है और अन्य लोग खुदाई शुरू करते हैं। वह एक ट्रांस में चली जाती है और अन्य लोग खुदाई करते हैं और ताबूत ढूंढते हैं और रिचुअल समाप्त होता है और किम इसे जांचने जाता है। वह देखता है कि ताबूत सबसे अच्छी क्वालिटी वाली लकड़ी से बना है और वे ताबूत को कब्र से बाहर निकालते हैं। वे ताबूत को श्मशान ले जाने के लिए लोड करते हैं और किम कब्र के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए एक सिक्का गिराता है। कब्र की जांच करते समय एक किसान एक अजीब सा सांप देखता है और उसे मार देता है और सभी को एक चीख सुनाई देती है। उनके रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और किम पार्क को सूचित करता है कि उन्हें बारिश रुकने तक दाह संस्कार रोक देना चाहिए। वह कहता है कि ऐसा करना शुभ नहीं है और पार्क सहमत हो जाता है और वे ताबूत को अस्पताल में रखने का फैसला करते हैं। वे अस्पताल के कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं कि वे ताबूत को तब तक रखें जब तक बारिश रुक न जाए और ताबूत को मुर्दाघर के कमरे में ले आएं। चाची इससे खुश नहीं होती हैं और पार्क से कहती हैं कि उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसके पिता को नई जगह पर दफनाना चाहिए। किम ग्वेन से कहता है कि जब तक हरीम वहां नहीं आ जाती तब तक कुछ खाए और वह उस मंदिर में जाता है जिसे उसने पहले देखा था। वह मंदिर में रहने वाले बोध से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वह मोंग किसुने के बारे में जानता है। बोध कहता है कि उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना और किम उसे उसके काम और पहाड़ी की चोटी पर कब्र के बारे में बताता है। बोध कहता है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि ताबूत में खजाना है और कई लुटेरों ने इसे खोलने की कोशिश की। सभी लुटेरे पकड़े गए और बोध ने कुछ लोहे की छड़ें दिखाईं जो लुटेरों द्वारा छोड़ी गई थीं। कर्मचारी खजाने को खोजने के लिए ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं और हरीम और बोंगलिन इसे देखते हैं। वह ताबूत खोलता है जिससे कुछ निकलता है जो हरीम के पास से गुजरता है और उसे बेहोश कर देता है। किम को इस बारे में पता चलता है और वह अस्पताल में हरीम से मिलता है और देखता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। आत्मा पार्क के घर जाती है और उसके बेटे से खिड़की खोलने के लिए कहती है ताकि वह अंदर आ सके। वह अंदर आता है और खाना खाता है और उसका बेटा उसे देखकर डर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी नाच रही है। आत्मा उन पर शानदार जीवन जीने के लिए क्रोधित है जबकि आत्मा पीड़ा में है और अपने बेटे और पत्नी को मार डालती है। हरीम किम को बताती है कि आत्मा उसके सभी रिश्तेदारों को मार देगी और उसे वापस बुलाने के लिए एक रिचुअल करने का फैसला करती है। वह समारोह शुरू करती है और बोंगलिन नाचने लगता है और पार्क जो एक होटल में कुछ महसूस होता है। बोंगलिन पर आत्मा का कब्जा है और हरीम उसे वापस जाने के लिए कहती है लेकिन आत्मा कहती है कि वह सभी को मार डालेगी। अचानक बोंगलिन उल्टी करता है और हरीम कहती है कि आत्मा शरीर से निकल गई है और पार्क को एक कॉल आती है। किम ने पार्क को कॉल किया और उसे किसी के लिए भी गेट न खोलने के लिए कहा और कहा कि वह उससे मिलने आ रहा है। अचानक पार्क सुनता है कि एक और किम दरवाजे पर है लेकिन फोन पर किम उसे दरवाज़ा न खोलने के लिए कहता है। वह पार्क को खिड़की खोलने के लिए कहता है और आत्मा उसे बेवकूफ़ बनाती है और अंदर आती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है।
असली किम दरवाजे के बाहर है, जो इसे खोलता है और अंदर आता है और पार्क को अजीब तरह से व्यवहार करते हुए पाता है। वह युद्ध में एक सैनिक की तरह व्यवहार करता है और खून की उल्टी करता है और किम एम्बुलेंस को कॉल करता है। ग्वेन किम को बताता है कि वे ताबूत को जलाने के लिए श्मशान जा रहे हैं और उससे अनुमति लेने के लिए कहता है। किम देखता है कि पार्क बहुत सारा पानी पी रहा है और कहता है कि लोमड़ी ने बाघ की रीढ़ तोड़ दी है। किम यह सुनकर हैरान हो जाता है और देखता है कि पार्क उसकी गर्दन मोड़ता है और उसे तोड़ देता है और खुद को मार डालता है। किम शीशे में आत्मा को देखता है और बच्चे की मां को सावधान रहने के लिए सूचित करने का फैसला करता है। अन्य लोग ताबूत के साथ श्मशान पहुंचते हैं और किम आंटी ली को उसकी अनुमति के लिए बुलाने का फैसला करता है। वे ताबूत को अंदर लाते हैं और उसे एक कक्ष में रखते हैं और किमली को बताता है कि उसके पिता बच्चे को मारने जा रहे हैं। भूत बच्चे को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिससे वह रोने लगता है और उसकी धड़कन बढ़ जाती है। किमली को बताता है कि यह एकमात्र विकल्प है और वह सहमत हो जाती है और ग्वेन स्विच दबाता है और शरीर को जला देता है। भूत को दर्द महसूस होता है और वह गायब हो जाता है क्योंकि ताबूत जल जाता है और बच्चा बच जाता है और अन्य लोग प्रार्थना करते हैं। अगले दिन किम ताबूत खोदने वाले किसानों में से एक से मिलने जाता है और देखता है कि वह दर्द में है और डरा हुआ है। उसकी आंखों से खून बह रहा है और वह किम को बताता है कि वह उस दिन से बीमार पड़ गया है जिस दिन उसने सांप को मारा था। वह किम से कब्र पर जाने और सांप को दफनाने के लिए एक समारोह करने का अनुरोध करता है और किम वापस जाने के लिए सहमत हो जाता है। वह कब्र खोदता है और पाता है कि सांप का चेहरा एक इंसान जैसा है और वह डर जाता है और उसे कुछ महसूस होता है। वह खोदता है और पाता है कि एक और ताबूत दफन है। 2 ताबूत एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। वह दूसरों को फोन करके बताता है कि दूसरा ताबूत सीधा खड़ा है और दूसरे लोग कब्र पर पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि ताबूत को तारों से सील किया गया है ताकि कुछ बाहर न आ सके और हरीम कहती है कि उन्हें इस ताबूत को बाहर नहीं निकालना चाहिए। किम कहता है कि वह परिवार का कोई और सदस्य हो सकता है और वे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और वे सभी ताबूत को बाहर निकालते हैं। वे देखते हैं कि ताबूत काफी बड़ा है और उसे अपनी कार में ले जाते हैं और मंदिर जाते हैं और बोध से मिलते हैं। किम कहता है कि उन्हें इस ताबूत को यहाँ दफनाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति है और बोध इतना बड़ा ताबूत देखकर हैरान हो जाता है। वे ताबूत के चारों ओर चावल की सील लगाते हैं और खुद को बचाने के लिए एक समारोह करते हैं और ली वहां आती है। वह कहती है कि उसे दूसरे ताबूत के बारे में कोई जानकारी नहीं है और किम कहता है कि उसके शोध के अनुसार ली के पिता एक गद्दार थे। वह कहता है कि शायद इसीलिए उसके पिता को एक अशुभ स्थान पर दफनाया गया था और ली उसे एक तस्वीर दिखाती है। ली कहती है कि गिसुने एक जापानी मोंक था और उसके पिता कोरिया जापान के दौरान उसके लिए काम करते थे युद्ध, तो वह उसे ऐसी जगह क्यों दफनाएगा। वह उन्हें ताबूत की देखभाल करने के लिए कहती है जैसा उन्हें सही लगता है और वे इसे सुबह जलाने का फैसला करते हैं। रात में हरीम उसे एक दोस्त फोन करती है और उसे पता चलता है कि गिसुने को जापान में लोमड़ी कहा जाता था। हम देखते हैं कि हरीम अपनी मृत दादी को देख सकती है और उनसे बात कर सकती है जो उसके काम में उसकी मदद करती हैं। सोते समय बोंगग्लिन को एक सपना आता है जिसमें वह बोध को देखता है जो उसे बताता है कि किसी ने उसका लिवर ले लिया है। वह डर कर उठता है और उसे खोजने जाता है और पाता है कि वह गायब है लेकिन कुछ शोर सुनाई देता है। वह सुअर के खेत में जाता है और देखता है कि सुअर डरे हुए हैं और कुछ बोध को खा रहा है और वहां से भाग जाता है। वह जाता है और हरीम को जगाता है और हम देखते हैं कि उसकी दादी उसे रोकने की कोशिश करती है और बोंगग्लिन दरवाज़ा खोलता है। ताबूत यहाँ बंद है और दरवाज़ा खोलने पर उन्हें मांस की गंध आती है और वे देखते हैं कि कोई भाग गया है। आत्मा ताबूत को तोड़कर छत से भाग गई क्योंकि जमीन चावल की सील से ढकी हुई थी। बोंगग्लिन दूसरों को जगाने जाता है और हरीम को ताबूत में एक हेलमेट मिलता है और अचानक एक शोर सुनाई देता है। वह देखती है कि आत्मा बाहर है और वह 7 फुट का समुराई है जो उससे पूछता है कि क्या घर के अंदर कोई इंसान है। हरीम डर जाती है और कहती है कि वह उसकी नौकर है
और यहाँ कोई इंसान नहीं है, और समुराई बोध का सिर अंदर फेंक देता है। उसे पता चलता है कि हरिम झूठ बोल रही है और वह वहां से भाग जाती है और बोंगलिन आता है और समुराई को चाकू मार देता है। वे देखते हैं कि समुराई बहुत बड़ा और डरावना है जो बोंगलिन को पकड़ता है और उसके शरीर पर बुरी तरह घूंसा मारता है। समुराई को पता चलता है कि वह एक मंदिर में है, इसलिए वह प्रार्थना करता है और आग के गोले में बदल जाता है और आकाश में उड़ जाता है। किम और अन्य लोग यह देखते हैं और उन्हें दृश्य दिखाई देने लगते हैं और आग का गोला वहां से भाग जाता है और दूर चला जाता है। वे बोंगलिन को अस्पताल ले जाते हैं और अगले दिन खबर आती है कि एक भालू ने हमला किया और कई लोगों को मार डाला। किम और हरिम को बोंगलिन के लिए दुख होता है और हरिम कहती है कि समुराई यहाँ किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है। वह कहती है कि वह वस्तु समुराई को शक्तिशाली बना रही है और यह उनके देश की नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि बोंगलिन सुरक्षित है लेकिन बुरी तरह घायल है और किम कुछ सुराग खोजने के लिए मंदिर वापस जाता है। उसे एक किताब मिलती है जिसमें एक फोटो है। वह देखता है कि लोहे की छड़ों पर फोटो में सभी लोगों के नाम हैं। वह जवाब खोजने के लिए कब्र पर वापस जाता है और हारिम और उसके दोस्त समुराई को बुलाने के लिए एक समारोह करते हैं। वे उसे बुलाने में कामयाब हो जाते हैं और बोंगलिन कहता है कि उसके गुरु समुराई ने 10,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला है और वह कुछ नंबर दोहराता है। ये नंबर पहले ताबूत पर लिखे गए नंबरों के समान हैं और किम को समुराई का शव दफना हुआ मिलता है। लड़कियां कागज जलाकर समारोह समाप्त करती हैं और हारिम को समुराई से सावधान रहने के लिए कहती हैं। रात में किम दूसरों से मिलता है और चर्चा करता है कि पार्क के दादा और समुराई का संबंध है। वह उन्हें लुटेरों की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये लोग लोहे की छड़ें खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि जापान कोरिया युद्ध के दौरान जापानी जादूगरों ने कोरियाई मैदानों में कई लोहे की शापित छड़ें रखी थीं। उन्होंने देश की जीवन शक्ति को बाधित करने के लिए ऐसा किया ताकि वे आसानी से कब्जे वाले कोरिया पर शासन कर सकें। किसने ने इस कार्य का आदेश दिया है और समुराई से उसकी कब्र में सभी लोहे की छड़ों की रक्षा करने के लिए कहा है। लुटेरे कोरियाई लोग थे जो इन छड़ों को खोजने और कोरिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। समुराई अब इस छड़ से अपनी वस्तु के रूप में जुड़ा हुआ है और इसे बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है। हरिम कहती है कि वह समुराई का ध्यान भटका सकती है, जबकि अन्य लोग छड़ को ढूंढकर उसे नष्ट कर देते हैं और कुछ नोटिस करती है। वह देखती है कि समुराई ने बोंगलिन पर उसके किसी भी टैटू पर हमला नहीं किया है जो प्रार्थना का प्रतीक है। वे अपने चेहरे को इसी तरह के टैटू से ढक लेते हैं और कब्र में वापस चले जाते हैं और जाल के रूप में कुछ मछलियां डालते हैं। समुराई रात में बाहर निकलेंगे और मछली खाएंगे और उसका पीछा करते हुए पास के पेड़ पर जाएंगे और अन्य लोग लोहे की छड़ को खोजने के लिए कब्र खोदेंगे। हरिम के दोस्त ने एक समारोह की तैयारी की और कमरे में कागज रखे ताकि अगर कुछ गलत हुआ तो बोंगलिन की रक्षा की जा सके। रात में वे समुराई का इंतजार करते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह जमीन से बाहर आता है और मछली ले जाता है। समुराई मछली का पीछा करना शुरू कर देता है और बोंगलिन भी ऐसा चेहरा बनाता है जैसे कि वह भी मछली खा रहा हो। हरिम पेड़ों की ओर भागती है और अपनी रस्म की तैयारी करती है और समुराई वहां पहुंचता है और अन्य लोग कब्र पर जाकर खुदाई शुरू कर देते हैं। हरिम समुराई से पूछती है कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वह अब क्यों आया है, लेकिन समुराई कहता है कि उसका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि गिसुने उन्हें यहाँ लेकर आए थे और बोंगलिन भी अस्पताल में वही पंक्तियां दोहराते हैं। किम को कोई लोहे की छड़ नहीं मिलती और हरिम समुराई से बोंगलिन को उसके कब्जे से मुक्त करने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन समुराई उसकी ओर चलना शुरू कर देता है और हरिम की दादी आकर उसे रोक देती है। हरिम वहां से भागती है और गुएन से मिलती है जो उसे बताती है कि उन्हें लोहे की छड़ नहीं मिल पाई। अचानक वे देखते हैं कि समुराई एक बड़ा आग का गोला बन गया है जो कब्र की ओर जाता है जहां किम अभी भी खुदाई कर रहा है। समुराई कब्र के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है और गड्ढे के अंदर जाता है और किम को पकड़ लेता है और उससे उसका लिवर मांगता है। वह किम का लिवर लेने के लिए अपने हाथ से उस पर वार करता है, लेकिन हरिम उसे रोकने के लिए उस पर घोड़े का खून फेंक देता है। समुराई गिर जाता है और अन्य लोग किम को बचाने के लिए आते हैं
लेकिन समुराई द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। वे सभी एक साथ दृश्य देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि गिसुने ने समुराई का सिर काट दिया और उसके शरीर में लोहे की छड़ डाल दी। फिर उसने शव को सिल दिया और एक ताबूत में रख दिया और समुराई को पहले ताबूत के ऊपर दफना दिया। किम को एहसास हुआ कि चूंकि समुराई आग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे हराने के लिए उसे पानी और लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। वह एक लकड़ी की कुल्हाड़ी उठाता है और समुराई के पैरों में मारता है, जिससे हरीम और गुएन मुक्त हो जाते हैं। फिर किम कुल्हाड़ी पर अपना खून इस्तेमाल करता है और उससे समुराई पर वार करता है और उसे बार बार मारता है। बॉन्गलिन भी काला खून खांसता है और समुराई हार जाता है और किम उसका सिर काट देता है। बॉन्गलिन जाग जाता है और सुरक्षित रहता है, लेकिन किम बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे बचा लिया जाता है। खबरों से पता चलता है कि पुलिस ने हत्याओं के लिए एक भालू को पकड़ लिया और मार डाला और हम देखते हैं कि किम होश में है। कुछ दिनों के बाद हरीम और बॉन्गलिन अपना काम जारी रखते हैं और गुएन अकेले अपना काम जारी रखता है। किम अब बिल्डिंग निर्माण के लिए फेंग शुई के लिए कंसल्ट करता है और बाद में सभी किम की बेटी की शादी में मिलते हैं और साथ में एक तस्वीर लेते हैं।